हेलो, गुड मॉर्निंग माय यार डियर स्टूडेंट्स। SCCC एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 9th के फिजिक्स चैप्टर का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मोशन अर्थात गति। ठीक, जो आपका चैप्टर मोशन है यानी कि गति है, इसमें सबसे पहली चीज़ तो यही है कि गति कहते किसे हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है गति। तो पहली बात तो ये आती है कि गति किसे कहते हैं। ठीक, तो देखिए गति किसे कहते हैं। ठीक, गति के बारे में समझिए, गति किसे कहते हैं। तो अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन होता है तो कहा जाता है कि वो वस्तु जो है वो गति की स्थिति में है, अर्थात गति कर रही है। ठीक, यानी कि सिंपल सी बातों में, साधारण भाषा में आप उसे समझना चाहेंगे तो सिर्फ ये समझिए कि अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, क्योंकि समय तो हमेशा ही परिवर्तित होता रहता है, अब ज़्यादा मायने ये रखता है कि वस्तु की स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ। अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है अर्थात वो गति की अवस्था में है। अगर आप किसी वस्तु को कहीं रखें, वहाँ से वो वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति ने कहीं और रखा, तो इसका मतलब कि जहाँ आप रखे वहाँ वस्तु नहीं है, अर्थात कभी ना कभी वो वस्तु गति की अवस्था में आई होगी। ठीक, तो गति किसे कहते हैं, फिर से सोचिए। अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन होता है तो हम उसे कह सकते हैं कि वो वस्तु किस अवस्था में है, गति की अवस्था में है। जैसे आपके स्कूल का जैसे छुट्टी हुआ वैसे आप साइकिल लिए और घर चले गए, और जब आप साइकिल से घर जा रहे थे तो उस दौरान आपकी स्थिति में लगातार परिवर्तन हो रहा था, अर्थात आप गति की अवस्था में थे। ठीक, अब दूसरी बात आती है विरामा अवस्था। ठीक, कि विरामा अवस्था किसे कहते हैं। ठीक, विरामा अवस्था को आप कह सकते हैं रेस्ट पोजीशन, यानी कि विराम की स्थिति। तो विरामा अवस्था किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय परिवर्तन के साथ साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम कहते हैं कि वो वस्तु जो है वो विराम की स्थिति में या विरामा अवस्था में है। ठीक, जैसे अगर आप सपोज करिए कि आप 15 साल के थे तो कहीं घूमने गए, वहाँ आप चट्टान कोई देखे और उस चट्टान पे आप कोई सिंबल बनाए या अपना नाम लिखे, लेकिन आप फिर जब 35 साल के हुए और आप फिर उसी स्थान पे घूमने गए तो आपको वहाँ पे वो चट्टान देखने को मिली, अर्थात 15 से 35 के बीच का जो समय था वो तो वो तो परिवर्तित होता रहा, किंतु वो चट्टान आप उतने समय के बाद भी जाके देखे तो वही है, अर्थात उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थात वो किस अवस्था में है, विरामावस्था। विरामावस्था का मतलब ही होता है कि वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, उसे हम कहते हैं विरामावस्था। तो आइए, अभी आप समझ चुके हैं, अब हम देखते हैं इसका परिभाषा कि गति किसे कहते हैं और विरामा अवस्था किसे कहते हैं। ठीक, देखिए गति, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय परिवर्तन के साथ साथ समय परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन होता है तो उसे गति कहा जाता है। तो उसे गति की स्थिति या गति कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चींटी है और आप इस चींटी को 9 बजे देखिए कि ये चींटी यहाँ पे रुकी हुई है, लेकिन 9:10 पे आप देखें कि ये चींटी जो है ये कुछ दूरी तय कर चुकी है। कब देखें, 9:10 पे, अर्थात इस 10 मिनट के दौरान इस 10 मिनट के दौरान जो ये चींटी है ये अपना स्थान क्या की है, परिवर्तित की है, अर्थात बिंदु ए से ये बिंदु बी पे चली गई है।
तो हम इसे कहेंगे कि ये चींटी किस अवस्था में थी, गति की अवस्था में। और इसे क्या कहेंगे, इसी गति की अवस्था की स्थिति को ही क्या कहते हैं, गति अर्थात मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक, जब कोई बच्चा साइकिल चला रहा होता है, सपोज करिए कि कोई बच्चा है जो बिंदु ए पे खड़ा है और यहाँ ये बच्चा जो है वो 8 बजे यानी 8 AM पे यहाँ पे है, उसे स्कूल के लिए जाना है, वो चलना प्रारंभ कर दिया और जो इसका स्कूल है उसे हम मानते हैं कि वो बिंदु बी है। ठीक, इसे मानते क्या है कि ये है स्कूल और ये बच्चा अपने स्कूल पे 8:30 AM पे पहुंच जाता है बिना कहीं रुके। अर्थात इस 30 मिनट के दौरान, इस 30 मिनट के दौरान जो ये बच्चा है ये किस अवस्था में था, गति की अवस्था में था। ठीक है, इसे ही कहेंगे गति, अर्थात इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है ना, यानी कि इसका जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। बिंदु ए से बिंदु बी के पास चींटी चली गई, जो बच्चा है वो बिंदु ए से बी के यहाँ चला गया। अर्थात ए मानिए कि इसका घर है और बी मानिए कि स्कूल। अर्थात घर से स्कूल जाने के दौरान जो बच्चे की स्थिति थी वो लगातार क्या हो रही थी, परिवर्तित हो रही थी। अर्थात समय के साथ साथ बच्चे की स्थिति बदल रही थी और इसे ही हम कहेंगे क्या, गति। अभी आप लोग को गति के बारे में बता दिए हैं, अब हम आप लोग को विरामावस्था के बारे में बताएंगे कि विराम की स्थिति किसे कहते हैं। ठीक है, तो विरामावस्था किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु की स्थिति में, जब किसी वस्तु की स्थिति में, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय परिवर्तन के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, तो उसे विरामा अवस्था में कहा जाता है। तो उसे विरामा अवस्था में कहा जाता है। तो उसे विरामा अवस्था में कहा जाता है। अर्थात जब किसी वस्तु की स्थिति में समय परिवर्तन के साथ साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं कि वो वस्तु किस अवस्था में है, विरामावस्था में। जैसे मान लीजिए कि कोई चट्टान है, ठीक, ये क्या है, कोई चट्टान है और ये चट्टान है, मान लीजिए कि इस चट्टान को हम लोग मान लेते हैं कि ये चट्टान जो है ये नैनीताल है, नैनीताल में है। ठीक, और आप नैनीताल घूमने गए। ठीक, जब आप 10 इयर्स के थे, आप जब 10 वर्ष के थे तो आप नैनीताल घूमने गए। फिर जब आप 20 साल के हुए तो फिर से आप नैनीताल घूमने गए। ठीक, जब आप 20 इयर्स के हुए यानी कि आप पूरा अंतराल को देखा जाए 10 से 20 के बीच का, तो ये है आपका कितना, 10 वर्ष। यानी कि 10 वर्ष बाद गए, जब आप 10 साल के थे तभी भी आप गए देखने, तो ये चट्टान यही थी। और इसका पहचान आप कैसे कर पाए कि ये चट्टान है। मान लीजिए कि आपका नाम मोहन था, आप इस चट्टान पे अपना नाम लिख के आए, मोहन। ठीक, आप 10 वर्ष बाद जब गए तभी भी आपको वो चट्टान उसी जगह पर मिला। अर्थात ये 10 वर्ष का समय तो निकल गया, समय तो 10 वर्ष का बीत चुका है, लेकिन इस चट्टान की पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अर्थात ये चट्टान किस अवस्था में है, विरामा अवस्था में है, क्योंकि इसकी स्थिति नहीं बदली है, ये जहां है वहीं पे। विरामा अवस्था का अर्थ ही होता है ठहराव, विराम की स्थिति अर्थात रुकना। इसे ही हम क्या कहते हैं, विरामावस्था। यानी चट्टान जहां थी वहीं के वहीं पड़ी है, वहीं की वहीं रुकी हुई है, इसे ही हम कहेंगे क्या, विरामावस्था। और समय को सापेक्ष इसलिए माना जाता है क्योंकि समय ही एक ऐसा चीज है हमारे एनवायरनमेंट में जो हमेशा चलता रहता है ना। समय एक ऐसा चीज है जो हमेशा चलता रहता है, इसीलिए समय के सापेक्ष ही हर एक चीज की गति को हम ध्यान देते हैं कि अगर समय के साथ साथ किसी वस्तु की जो स्थिति है वो परिवर्तित होती है तो वो गति की अवस्था में है, और अगर स्थिति परिवर्तित नहीं होती है तो वो किस अवस्था में है, विरामावस्था में है। ठीक है,
अब गति की अवस्था और विरामावस्था के बाद आता है गति का प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन, गति का प्रकार, गति का प्रकार। टाइप्स ऑफ मोशन, गति का प्रकार। अगर आप क्लास 9th की फिजिक्स के मोशन चैप्टर की बात करें तो इसमें आपको गति के प्रकार में मुख्य रूप से 3 प्रकार की गति पढ़नी है, जिसमें पहला है सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, दूसरा है वृत्तीय गति, और वृत्तीय गति को आप कोणीय गति भी बोल सकते हैं। ठीक, और तीसरा आपका है दोलन गति, दोलन गति। ठीक, अब सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी सरल मार्ग पर या सरल रेखा पर गति करती है तो उस गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा पर गति करती है, सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा, सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा या सीधे रोड पर आप कह सकते हैं। जब सड़क सीधा हो तो सीधी सड़क पर की गई गति को हम कह सकते हैं सरल रेखीय गति। मान लीजिए कि जो रोड है जिस पे आप गति कर रहे हैं वो एकदम सीधा है, कहीं से मुड़ा नहीं है, और आप उस रोड पे गति कर रहे हैं तो उस समय की आपकी गति सरल रेखीय गति कहलाएगी। जैसे ट्रेन की गति, अगर ट्रेन की जो पटरी है बिल्कुल सीधी है और ट्रेन उस पर गति कर रही है तो उसकी जो गति है वो सरल रेखीय गति है। अगर आप किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं और वो ऊपर से नीचे स्वतंत्र रूप से सीधा आता है तो उस समय उस स्वतंत्र रूप से नीचे आते हुए पत्थर की जो गति है वो भी कौन सी गति है? सरल रेखीय गति। अर्थात सीधी रेखा में इसका उदाहरण हो जाएगा सीधी सड़क पर गतिशील वस्तु द्वारा की गई गति, गतिशील वस्तु द्वारा की गई गति। ठीक, सरल रेखीय गति कहलाती है। ठीक, इसके बाद आता है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? ठीक, तो जब कोई गतिशील वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करती है, किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं, है ना। मान लीजिए कि जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग पर यानी कि वृत्ताकार पथ पर, जैसे जो वृत्त की परिधि होती है उस पर गति करती है, वृत्ताकार मार्ग पर, तो उसकी गति उस समय जो कहलाएगी वो कौन सी गति कहलाएगी? वृत्तीय गति कहलाएगी। जैसे मान लीजिए कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसके फील्ड में एक गोला खींचा हुआ है और उसी पे कहा जाए किसी बच्चे को कि दौड़े ना, एकदम गोला पे ही दौड़ना है, गोला से हटके नहीं दौड़ना। ये एक प्रकार का गेम है। अगर गोला से आप थोड़ा सा भी इधर उधर होते हैं तो आप मतलब फेल हो जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार की अगर वो बच्चा इस पे दौड़ना एकदम प्रारंभ करता है, ठीक है, उस गोलाकार पथ पे, तो उस समय उसकी गति कौन सी हो जाएगी? वृत्तीय गति हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूर्णन गति करती है। ठीक, तो घूर्णन गति के साथ साथ वो वृत्तीय गति भी करती है, क्योंकि वो सूर्य के चारों ओर कैसे घूमती है? गोलाकार पथ पे घूमती है। ठीक है, तो ये गति कौन सी हो जाएगी? वृत्तीय गति हो जाएगी। ठीक, अर्थात आपको कहीं पे भी ऐसा लगे कि कोई गतिशील वस्तु जो है वो वृत्तीय पथ पर यानी कि वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है तो उसकी गति जो होगी वो वृत्तीय गति कहलाएगी। अगर मान लीजिए कि हम अपने हाथ में धागा लिए हुए हैं और उस धागा में हम कोई पत्थर को बांध दें अगर छोटे से और उसे ऐसे घुमाना शुरू करें तो जो पत्थर होगा वो एकदम गोल गोल घूमेगा। ठीक है, तो उस समय उस पत्थर की गति पूछी जाए कि कौन सी गति है तो आंसर होगा कि वो वृत्तीय गति कर रहा है। ठीक,
क्योंकि वो किस मार्ग पे गति कर रहा है, वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, इसलिए उसकी गति हो जाएगी वृत्तीय गति। और लास्ट आता है दोलन गति। जब कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर या आगे पीछे गति करे तो उसकी गति को दोलन गति कहते हैं। दोलन गति कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए घड़ी के पेंडुलम की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति और झूले की गति, ठीक। अब आप लोग सोच रहे होंगे, आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो घड़ी में पेंडुलम को देखे होंगे कि पेंडुलम कैसे गति करता है। तो मान लीजिए कि अगर घड़ी का जो पेंडुलम है वो कुछ इस तरीके से है, लटका हुआ है, ठीक, और वो क्या कर रहा है, इधर उधर यानी कि आगे और पीछे इस तरीके से वो गति कर रहा है, तो उसकी ये गति जो है ये दोलन गति है, इधर उधर या आगे पीछे कह सकते हैं। तो ये गति जो है ये दोलन गति है। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि दोलन गति और काल्पनिक गति में क्या अंतर है। तो दोलन गति का जो आयाम होता है, आयाम यानी कि इसके द्वारा तय की गई दूरी, क्योंकि आयाम एक प्रकार का दूरी है जो कंपन करने वाली वस्तु तय करती है। तो अब मान लीजिए कि ये दोलन है, तो ये यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस यहाँ वापस आया, उतना ही पीछे, तो ये इसका क्या हुआ, आयाम। तो दोलन गति का आयाम जो होता है ये अधिक होता है। किस गति का, दोलन गति का आयाम अधिक होता है। जबकि काल्पनिक गति जो होती है, जो अभी आपको बता रहे हैं काल्पनिक गति, जबकि काल्पनिक गति का आयाम कम होता है, अर्थात इसके द्वारा तय की गई दूरी कम होती है, इसके द्वारा तय की गई दूरी कम होती है। जैसे कोई अणु हो गया, किसी पदार्थ का या किसी वस्तु का अणु हो गया, वो वाइब्रेटरी मोशन यानी काल्पनिक गति करता है, उसका वाइब्रेशन इतना कम होता है कि उसे हम लोग फील ही नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बर्तन नीचे गिर जाता है तो उसमें खनखन की आवाज आती है, खनखनाहट की। वो क्यों आती है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेशन करने लगते हैं, वो होता है वाइब्रेटरी मोशन अर्थात काल्पनिक गति। और जो ये काल्पनिक गति है इसका आयाम कम होता है, जबकि जो दोलन गति है, दोलन गति का आयाम अधिक होता है। जैसे झूले की गति, झूला को आप जितना पीछे खींचते हैं, पीछे खींच के छोड़ते हैं, झूला उतना आगे जाता है। तो झूले की गति जो हो जाएगी वो दोलन गति हो जाएगी, क्योंकि उसका विस्थापन ज्यादा हो रहा है, जबकि काल्पनिक गति जो है उसका विस्थापन कम होता है। आज के लिए इतना ही, फिर अगले जितने टॉपिक्स हैं वो आपको अगले क्लास में देखने को मिलेगी।